स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं झारखंड सिविल सर्विस 2021 एग्जामिनेशन में रैंक 30 हासिल करने वाले चिरंजीव कुमार जी। ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी एसपी। स्वागत करती हूँ चिरंजीव आपका स्टडी IQ पर और ढेर सारी बधाई, आपने पहले अटेम्प्ट में ही इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया। थैंक यू मैम, और सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम चिरंजीव मंडल है। मैंने इस साल जेपीएससी में 30 रैंक लाया हूं और मुझे डीएसपी का पोस्ट मिला हुआ है और मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हूं। तो चिरंजीव, आपने इस एग्जामिनेशन को अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। हाउ इज द फीलिंग? और पहले अटेम्प्ट में यू बीन अलॉटेड एज डिप्टी एसपी, सोचकर कि जो सोचा था उसको अकम्प्लिश कर लिया है, सपना पूरा हुआ। हाउ इज द फीलिंग? फीलिंग तो अच्छा था मैम, मतलब अच्छा लग रहा था। मुझसे ज्यादा खुशी लग रहा था कि मेरे माता पिता, मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, जितने दोस्त हैं मेरे से ज्यादा खुश थे, तो उसको देख के मुझे और ज्यादा खुशी महसूस हो रहा था। तो जैसे कि मैंने विपिन सर से भी बात किया तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ, विपिन सर भी बहुत ज्यादा खुश थे, तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी लगा कि मैं उससे पढ़ा हूँ। देन सर मेरे कारण बहुत ज्यादा हैप्पी है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर से। सभी को मैं चिरंजीव के बारे में बता दूं तो he has completed his engineering from NIT Jamshedpur and then he's been guiding students for IT JEE. You've been working as a faculty, आप उनको गाइड कर रहे हैं IIT JEE एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। फिर कैसे सोचा कि झारखंड सिविल सर्विस इज योर कॉलिंग? एक्चुअली मैम, मैं जब कॉलेज में था तो उस समय से ही थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस कर रहा था यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का। तो मैं जब फिरजी में आया तो उस समय भी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उसमें उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जो ऑफिस आवर था वो 11 to 7:30 होता था, तो घर आते आते 8 बज जाते थे। तो और फिर बाद में जब मैंने 1-2 साल पढ़ाया तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो उतना दिक्कत नहीं होने लगा। तो मैंने सुबह को 3-4 घंटे, नाइट को 1-2 घंटे मतलब निकालना स्टार्ट कर दिया। तो 2020 से मैं कंटिन्यूअस जेपीएससी के लिए लगा हुआ था और एग्जाम आया था 2021 में। जेपीएससी का वैकेंसी आया था 2021 के शुरुआत में, मार्च के टाइम में। तो उस समय से पूरी जोर से हम लोग, एक्चुअली में हम लोग 3 रूममेट थे, तो तीनों हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे जेपीएससी का। तो वहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए और फिर पीटी पास किए। पीटी में अच्छा मार्क्स आया, उसके बाद हम लोग मेंस स्टार्ट कर दिए। तो फिर मेंस हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो चिरंजीव, क्या मोटिवेशन था कि आपने जैसे बताया कि कॉलेज में भी थोड़ा थोड़ा आपने शुरुआत कर दी थी प्रिपरेशन की, बट क्या मोटिवेशन था एग्जामिनेशन को क्लियर करने का? एक्चुअली मैं जब 12th में जब दे रहा था ना, तो वहाँ पे एक एसपी सर थे, अंशुमन नाम था उसका। तो मैं उस समय देवघर डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने 11th-12th में देवघर से किया, देवघर कॉलेज देवघर से किया हूँ। तो उस समय मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। तो वहाँ पे मुझे प्रभात खबर, एक होता है प्रभात खबर सम्मान समारोह, तो उसमें सम्मान के लिए मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पे उससे मैं भेंट किया था। तो उसका जो सब लोग उसको देख रहे थे, उसका चार्म देखा। देन उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन कर रहे थे। मैं भी उसको प्रणाम करने गया तो उसने बोला नहीं यार, मतलब तुमको भी करना है और तुम्हें भी इस पोस्ट पे आना है। तो उस समय से मुझे खूब मोटिवेशन मिला और वहां से मैं अब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ उस सर से, और मैंने अपनी तैयारी वहीं से स्टार्ट कर दी। तो चिरंजीव, ये तो आपकी जर्नी की बात हो गई। अब मैं प्रिपरेशन पे आती हूँ, किस तरीके से प्रिपरेशन किया झारखंड सिविल सर्विस का? प्रीलिम्स हो गया, चाहे मेंस हो गया, चाहे इंटरव्यू। हाँ मैम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जेपीएससी में टोटल 2 स्टेज होता है, पीटी और मेंस, और बाद में फिर इंटरव्यू होते हैं। फिर उसको तीनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो हम लोग पीटी में यहाँ पे दो दो पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक पेपर होता है झारखंड का, उसमें टोटली 100 क्वेश्चन झारखंड के ही होते हैं। और एक पेपर होता है जीएस जीके का। तो उसमें जीएस जीके में मैं विपिन सर को फॉलो कर रहा था बहुत दिन पहले से, 10,000 एमसीक्यू में लिया हुआ था और साथ ही घटना चक्र भी पढ़ता था और एनसीईआरटी।
जीएस और जीके के लिए। और झारखंड के लिए एक बुक आती है उड़ान पब्लिकेशंस की, तो उसको मैंने 3 से 4 बार पढ़ा था। टोटल 200 क्वेश्चंस में मेरा 135 आया था पीटी में। उसके बाद फिर मैंने मेंस स्टार्ट किया, तो मेंस के लिए वही फिर से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर एक लोकल कोचिंग है यहाँ पे विजय आईएएस सर्कल, उसका नोट्स मैंने लिया, क्योंकि मुझे मैं कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो उसके बाद फिर दृष्टि आईएएस का भी कुछ कुछ देखता था नेट पे, तो वहां से भी एक अपना पर्सनल नोट्स बनाया, सेल्फ नोट्स बनाया। तो उससे बहुत ज्यादा मुझे हेल्प हुआ। शुरू के टाइम में एक बार एग्जाम आया मेंस का, तो उस समय फिर कैंसिल हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन वेकेशन लिया वो ऑफिस से, उसके बाद फिर मैंने तैयारी किया। और बाद में फिर जब एग्जाम हुआ तो उस समय मेरा जो नोट्स बना हुआ था पहले का, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। तो बेसिक्स वही एनसीईआरटी और विजय आईएएस सर्कल का नोट्स था, और साथ में अपना मैं हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ था हर एक सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे मेंस में टोटल मैम यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते हैं। और 6 में वैसे एक लिटरेचर होता है हिंदी इंग्लिश का, उसमें बस पासिंग मार्क्स लाना होता है 30%। और 5 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे मेरिट्स बनता है, तो उसमें एक ऑप्शनल होता है लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज में मैंने खोटा लिया हुआ था। मेरा वैसे मातृभाषा भी खोटा है, और उसमें बहुत ज्यादा मैं कंफर्ट था। वैसे हिंदी इंग्लिश भी होता है, लेकिन मैंने उसमें खोटा लिया, और उसमें लगता मुझे अभी तो मार्क्स नहीं आया है, बट अच्छा मार्क्स होगा मेरा खोटा में। और 4 सब्जेक्ट्स था, 200 मार्क्स का, तो टोटल 800 हो गया। और 150 हो गया खोटा का, तो 950, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू था। टोटल 1050 मार्क्स का टोटल उसमें मेरिट बना। अभी मार्क्स तो नहीं आया, बट रैंक आया हो और किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है वो चीज आ गया है। तो एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो एक अपने आप में एक आर्ट है, रिफ्लेक्शन है कि आपने किस तरीके से पढ़ा है। तो किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, जो भी एक्वायर किया है उसको रिफ्लेक्ट करना है। जैसे पीटी यहाँ का ऑब्जेक्टिव है, बाकी मेंस तो उसमें सब्जेक्टिव होता है, उसमें लिखना होता है। तो पीटी में ज्यादातर एक पढ़ने का एक रिदम होना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक पॉइंट, एक सब्जेक्ट ले लिए, जैसे हिस्ट्री ले लिया, अब उसमें मान लीजिए मुझे मुगल सम्राट के बारे में ही पढ़ना है, तो एक में पढ़ लिया बाबर, तो नेक्स्ट दिन मैं हुमायूं पढ़ूं, उसके नेक्स्ट दिन मैं औरंगजेब पढ़ूं, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। तो मैंने जैसे बताया कि मुझे जब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में था, तो जीके मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं लगता था। लेकिन मैंने विपिन गोयल सर से भी बात किया था कि जीके में इंटरेस्ट जगाने के लिए विपिन सर का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया। और शुरू में उसका यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा करता था। तो सर का जो होता है ना कि एक क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन ही लेते हैं, लेकिन 1 घंटा बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक क्वेश्चन से हम 10 चीज सीख सकते हैं। तो वही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाया था ऑब्जेक्टिव। कोई भी चीज एक पढ़ता था, उसके एक पेज में उसमें लिखता था। मान लीजिए एक कोई टॉपिक है मुगल साम्राज्य, तो उसमें एक पूरा पेज उसी के बारे में लिखता था। तो वो स्ट्रेटेजी मेरे लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। और मेंस के लिए तो यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, एक लोकल कोचिंग है कासवी आईएएस, वहाँ पे हर एक वीक में टेस्ट देता था, जिस दिन मेरा वीकली ऑफ होता था ऑफिस में। तो चिरंजीव, आपने विपिन सर का नाम मेंशन किया एंड हाउ इंस्ट्रूमेंटल ही हैज बीन टुवर्ड्स योर सक्सेस एज अ होल। किस तरीके से स्टडी आईक्यू का रोल रहा है, विपिन सर का रोल रहा है आपकी ये सक्सेस जर्नी में। हाँ मैम, वैसे मैं स्टडी आईक्यू को पहले से भी देखा करता था। मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, तो दोस्त वगैरह बताया था कि उसमें करंट अफेयर्स आते हैं। तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत सारे सर थे, से अंकित अग्रवाल सर तो अभी बाद में आए हुए हैं, उसके पहले भी बहुत सारे टीचर थे, गौरव गर्ग सर थे। तो गौरव गर्ग सर का तो मैं तो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर भी मैंने देखा था जब मैं कॉलेज में था। उसमें इंग्लिश ग्रामर भी वहां पे मैं देखा करता था गौरव गर्ग सर का। तो उसके बाद महिपाल सर थे, तो वहां पे भी मैं करंट अफेयर उसका देखा करता था। फिर बाद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था स्टडी आईक्यू में। मतलब मुझे उतना ज्यादा यूज भी नहीं आता था कॉलेज में, लेकिन मैं उसको रेगुलर फॉलो करता था। फिर बाद में जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने एक एग्जाम दिया था आरआरबी जेई का। तो उसी समय से मैं विपिन गोयल सर का जीके का कोर्स जो है मैं फॉलो कर रहा था। मेरा मेरे सक्सेस में बहुत ज्यादा बड़ा रोल है स्टडी आईक्यू का। सो चिरंजीव, क्या आपने कोर्स खरीदा था, पेड कोर्स? यस मैम, मैं कोर्स खरीदा था स्टडी आईक्यू का। तो चिरंजीव, मैं समझना चाहूंगी कि आज इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर स्टडी आईक्यू? मैम देखिए, मार्केट में तो बहुत सारे वैसे कोचिंग अवेलेबल है, बहुत सारे साइट्स वगैरह अवेलेबल है। तो और मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि कौन अच्छा कंटेंट दे रहे हैं मार्केट में।
तो मुझे स्टडी आईक्यू वो के मतलब कंटेंट पे और वहाँ के फैकल्टी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, और मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं विपिन सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो जब मैं मैं उसके उसके बारे में पढ़ता हूँ ना, मैं खाना बनाने के टाइम में भी सर का लेक्चर मैं देखा करता था हेडफोन लगा के। तो वहां से ही बहुत ज्यादा इफेक्शन था, और मैंने मैंने सोचा कि और सबका नाम लेके कोर्स में स्टडी आईक्यू का ही कोर्स लूंगा। So we are very glad, Chiranjeev, that we could be part of your success story. अब वापस प्रिपरेशन पे ही आते हैं और मेंस की जब हम बात करते हैं तो मेंस में आंसर किस तरीके से लिखने होते हैं, क्या करंट अफेयर्स का भी रोल रहता है? हाँ मैम, देखिए मेंस में यहाँ पे से 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, और 4 क्वेश्चन उससे लिखने होता है, 4 या 6 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का या 20 मार्क्स का। तो उसमें करेंट डाटा तो डालना ही होगा, क्योंकि करेंट डाटा अगर हम लोग नहीं डालते तो उसमें मार्क्स उतना नहीं देता है वहाँ पे। तो उसमें भी हम लोग करेंट डाटा, जैसे कोई फॉरेन का कोई टॉपिक दे दिया, तो वहां से करेंट डाटा अगर हमको लेना है, या इंडिया का ही कोई, अगर हम लोग को एजुकेशन रेट लेना है या लिटरेसी रेट लेना है, या हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब करेंट डाटा हो गया, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और वहाँ पे स्टडी आईक्यू हो गए, या कोई भी जैसे कि करंट के लिए बुक हो गया, ऐसे वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। चिरंजीव, ये तो पूरे रिटन एग्जामिनेशन रिटन फेज की बात हो गई। मैं थोड़ा सा आपका जो इंटरव्यू रहा है उसके बारे में जानना चाहूंगी। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? पहला अटेम्प्ट था? मैम यहाँ पे इंटरव्यू वैसे 8 दिन टोटल चले, यहाँ पे जेपीएससी में चला था, उसमें मेरा सेकेंड डे इंटरव्यू था 9 मई। तो उसमें जो पैनल मेरा पड़ा था वो सुब्रतो भट्टाचार्य एक मैम थी, तो उसमें मेरा पड़ा हुआ था। उसमें टोटल 3 का पैनल था, और क्वेश्चंस का जो चीफ थी वो क्वेश्चंस की थी। तो उसमें मुझे पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किया हुआ था। और यहाँ से जैसे कि सीएनटी एसपीटी होता है झारखंड में, लॉ है यहाँ पे सीएनटी लैंड को लेके, तो वहां से भी मुझे क्वेश्चंस पूछा गया था, भूमिहर जमीन क्या होता है, तो उसमें क्या क्या डिमेरिट्स है, मेरिट्स है। उसके बाद फिर मैं फिरजी से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे बायजूस बायजूस के बारे में पूछा, उसके रिसेंट डिस्प्यूट के बारे में पूछा। फिर आप क्या पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर अ, आप किस चीज की तैयारी करवाते हैं, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, और सब कुछ मेरे वर्क कल्चर को ही लेके ज्यादातर क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। और क्वेश्चन ज्यादातर वहां से था, पॉलिटी से था, और करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन थे। जैसे झारखंड में एक मिशन शक्ति चलता है, तो उसके बारे में भी पूछा गया था, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए था। तो टोटल 8 से 10 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। चिरंजीव, जो भी एग्जामिनेशन पहली बार देने वाले हैं, किन खास बातों का ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स हैं या कॉलेज में हैं और पहला अटेम्प्ट अपना देने वाले हैं? मैम जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी रखना होगा अपने अंदर। और हाँ, कभी लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत ज्यादा आते रहते हैं, लेकिन हमेशा उससे डट कर सामना करना पड़ेगा। और मेरे भी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा था, लेकिन मैं उसको अच्छे से कभी भी लगे कि मेरे लाइफ में कुछ अनहोनी हो रही है या खराब हो रहा है, तो एक अच्छे से शांत दिमाग से सोचे, और क्या उस मेरे लिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है, उसको लेके जाना है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दें, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया या कोई भी रेफरेंस बुक हो गया, उसको अच्छे से पढ़े। शुरू में आप बेसिक्स बना लें, उसके बाद मॉक दें, तो वहां से पता चलेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। और अगर दिक्कत हो तो कोई भी अपने फैकल्टी हो गए या टीचर हो गए, वहां से पूछे कि सर मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए क्या मेरे लिए उपाय हो सकता है। किसी को तैयारी करनी है, 1 साल का समय है, कैसे जीरो से एडवांस लेवल तक अपनी पढ़ाई, अपने शेड्यूल, अपने एक पूरे साल को स्ट्रैटेजाइज करें? मैम इसके लिए तो सबसे पहले उसे अपना एक टाइम टेबल एक बनाना होगा, मैनुअल टाइप से, कि मेरे पास कितना टाइम है डे वाइज। अब मान लीजिए किसी के पास 8 घंटे होंगे, किसी के पास 5 घंटे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो पीटी प्लस मेंस का तैयारी शुरू से ही करना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि हम पीटी पढ़ेंगे, पीटी पास कर लेंगे, उसके बाद मैं मेंस का प्रिपरेशन करूंगा, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होगा कि पीटी प्लस मेंस को एक साथ ही उसको प्रिपरेशन करने होंगे। और हाँ, बेसिक्स
बनाने पड़ेंगे। बेसिक्स के लिए वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कोई भी लेक्चर देख सकते हैं वो। तो उसके बाद फिर वो अपना मॉक लगाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि टाइम का यूटिलाइजेशन उसको सही तरीके से हो पाएगा, और एक टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा सबको। मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए? मॉक टेस्ट अगर उसे लगे कि बेसिक्स मेरा एक हो गया है, 60 to 70% मेरा सिलेबस अगर कवर हो गया है, तो वहां से उसको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि उसे पता चलेगा कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। अगर वो मॉक टेस्ट अगर लगाता ही नहीं है तो फिर उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। चिरंजीव, अगर आपको आपके प्रिपरेशन डेज में ले जाएं तो एक दिन का स्केड्यूल क्या होता था, क्योंकि आप वर्किंग भी थे? मैम जिसे मैं बता दूं, मेरा वर्किंग आवर होता था 11 to 7:30। तो मैं सुबह को डेली 5 AM में उठ जाता था। तो मैं 5:30 से 9:30 या 10 तक तो मैं पढ़ता ही था, मतलब 3 से 4 घंटे मतलब सुबह को निकाल लेता था। तो उसमें जो भी सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ना होता था उसको मैं एक दिन पहले से ही शेड्यूल कर लेता था कि मुझे सुबह को ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है और ये सब मुझे राइट अप करना है या ये नोट्स बनाना है। उसके बाद फिर नाइट को मैं 1-2 घंटा निकालता था। वहां पे मैं ज्यादातर लेक्चर्स वगैरह ही देखता था, क्योंकि नाइट्स को उतना पूरा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता था, ऑफिस से आते थे तो कुछ घुसता नहीं था उतना ज्यादा दिमाग में, तो उस समय मैं लेक्चर ही देखता था। चिरंजीव, सेशन Yes, के ma'am. एंड में ही आपसे जानना चाहूंगी, पहले अटेम्प्ट में आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, क्या ऐसी 3 क्वालिटीज आपको लगती है दैट हैज टेकन यू टू द जेनिथ? मैम इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पोटेंशियल सबके अंदर में होते हैं और सब कोई अच्छा कर सकता है, बस उसको अच्छे से टाइम मैनेज के साथ अपना वो बेस्ट अगर दे देना तो हर एक कोई अच्छा कर सकता है। मैं जिस पोजीशन पे हूँ और भी स्टूडेंट्स इस पोजीशन पे आ सकते हैं। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि अपना एक अच्छा टाइम टेबल बना के और टाइम मैनेजमेंट करके अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो उसको पे करेगा ही करेगा ही, पे वो करेंगे ही करेंगे हार्ड वर्क। डेफिनेटली सब पोटेंशियल सब में है, समय थोड़ा सा लग सकता है बट रिजल्ट, अगर मेहनत की है तो रिजल्ट आएगा ही। Thank you so यस much, मैम। Chiranjeev, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।